बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आइंस किसे कहते हैं, आइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। केटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है और एनाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, और लास्ट पे पॉली एटॉमिक आइंस और मोलेकुलर आइंस किसे कहते हैं और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइंस किसे कहते हैं। कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम आइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन का आयन है। सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सोडियम का आयन है। अगर क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे क्लोराइड कहते हैं और ये भी एक आयन है। ऑक्सीजन है, इसके ऊपर -2 चार्ज है तो ये ऑक्साइड है, ये भी एक आयन होगा। मतलब कोई भी स्पीशी, बेशक वो एटम हो, वो ग्रुप ऑफ एटम हो या कोई मॉलिक्यूल हो, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम आयन कहते हैं। कोई भी स्पीशी, वो एक एटम हो, वो ग्रुप ऑफ एटम हो या कोई मॉलिक्यूल हो, जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे आयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहला तरीका है कि जब किसी सब्सटेंस जिसके आयंस बनाने हैं उसको पहले गैस में कन्वर्ट करना है और उस गैसियस मिक्सचर में से जब रेडिएशंस को गुजारेंगे तो हम आयंस बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिस चीज़ के आयंस बनाने हैं उसका एक्यू सॉल्यूशन बनाएं, उसका सॉल्यूशन बना के हम आयंस बना सकते हैं। लास्ट तरीका ये है कि जिस चीज़ के आयन बनाने हैं उस चीज़ को हीट करें तो उस सब्सटेंस को हीट करके आयंस बना सकते हैं। 3 तरीके हैं जिससे हम आयंस बना सकते हैं। एक तो जिस सब्सटेंस के आयंस बनाने हैं उसको गैस में कन्वर्ट करें और गैस में से रेडिएशंस को गुजारें। जब रेडिएशंस पास करेंगे उस गैसियस मिक्सचर से तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर जिस सब्सटेंस के आयंस बनाने हैं उस सब्सटेंस को सॉल्यूशन में ऐड कर दें, उसका सॉल्यूशन बना दें तो उस दौरान भी आयंस बनाए जा सकते हैं। या फिर सब्सटेंस को हीट करके आयंस बना सकते हैं। अब इन मेथड्स को कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एक एटम न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हों उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सम अप करें तो इसका आंसर 0 आएगा। 0 ये शो कर रहा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये एक न्यूट्रल है। इसी तरह सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम इसको सम अप करें इसके ऊपर, इसका आंसर 0 आएगा। 0 ये शो कर रहा है कि सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि हम एक आयंस को इस तरह से भी बना सकते हैं कि गैसियस मिक्सचर में से रेडिएशंस को गुजार दें। हमने इन एटम्स को गैस में कन्वर्ट कर दिया और इनमें से रेडिएशंस गुजारी। जब हमने रेडिएशंस गुजारी तो रेडिएशन गुजारने की वजह से रेडिएशंस के अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल गया, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि इसमें से रेडिएशंस गुजारी, रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक ही इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो भी निकल गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन प्रोटॉन उसके अंदर मौजूद है। जब दोनों को सम अप करेंगे हमारे पास आंसर +1 आ गया। इसका मतलब अब हाइड्रोजन न्यूट्रल नहीं रहा, उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। और याद रखिएगा +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्योंकि आपके सामने मैंने आपको बताया पहले एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें से रेडिएशंस गुजारी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया जिसकी वजह से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब सम अप करेंगे उसका आंसर +1 आएगा। इसका मतलब अब हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये एक आयन है।
इसी तरह जब सोडियम में से सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के बाद इसमें से रेडिएशंस गुजारेंगे, रेडिएशन गुजारने की वजह से रेडिएशन के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। जब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जमा किया हमारे पास आंसर +1 आ गया। इसका मतलब अब सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये आयन बन चुका है। तो इस तरह से आयन्स बनाए जा सकते हैं। जब हम किसी गैसियस मिक्सचर में से रेडिएशंस गुजारेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। नेक्स्ट हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को सोल्यूशन में ऐड किया जाता है, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर के पानी में ऐड किया, पानी में जब ऐड करेंगे इसका सोल्यूशन बनाएंगे एक्वस सोल्यूशन, तो ये सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पहले न्यूट्रल थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जब हमने सोल्यूशन बनाया इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। अब ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी स्पीशीज को हम आयंस कहते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जिससे हम आयंस बना सकते हैं। पहले तरीके में आपने रेडिएशंस गुजारी, दूसरे तरीके में आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के दौरान आपने आयंस बना दिए। इसी तरह लास्ट तरीके में हम करेंगे कि जिस चीज के आपने आयन बनाने हैं उसको आप मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो उस दौरान सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हम थर्ड तरीके में जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हीट करके भी आप आयंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, आयंस की क्लासिफिकेशन। आयंस की को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, केटाइंस और एनाइंस। केटाइन किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम केटाइन कहते हैं, और ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे एनाइन कहते हैं। ओवरऑल किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम आयन कहते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसे केटाइन और नेगेटिव चार्ज हो तो उसे एनाइन कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि केटाइंस बनते कैसे हैं? पीछे भी हमने किया कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस दौरान केटाइन बनता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। हमारे पास ये एक न्यूट्रल एटम है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके ऊपर मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रखिएगा केटाइन की फॉर्मेशन कब होती है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से केटाइन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केटाइन जब बनता है तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब जाहिर सी बात है केटाइन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस से बनेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद ब खुद नहीं निकलेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगी। जब एनर्जी देंगे मतलब एटम क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी देंगे फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एनर्जी देंगे तो मतलब ये एटम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से केटाइन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि जो केटाइन है, जो पेरेंट एटम था उसका साइज ज़्यादा होता है, लेकिन उसके केटाइन का साइज, उसके आयन का साइज छोटा हो जाता है। उसकी वजह यह है, अगर हम सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। लेकिन जो आयन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जैसे ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास पहले न्यूट्रल एटम था, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, इसके इर्द गिर्द 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यही वजह है कि केटाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि पेरेंट एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन जो उसका आयन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है, तो जिसकी वजह से बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और उसका साइज छोटा हो जाएगा। और लास्ट पे एक पॉइंट है कि मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, जिसकी वजह से वो केटाइन बनाते हैं।
तो याद रखिएगा मेटल केटायन बनाते हैं और केटायन का साइज जो है उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और केटायन फार्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और केटायन तब बनता है जब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी तरह अब एनाइंस को डिस्कस करते हैं। एनाइन एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब एनाइन बनते कैसे हैं? एनाइन जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो उस दौरान एनाइन बनते हैं। पीछे हमने देखा था कि केटायन तब बनते हैं जब उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, लेकिन एनाइंस तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो, इलेक्ट्रॉन उसको मिले उस दौरान एनाइन बनते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक स्पीशी था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिस स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम एनाइन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनाइन फॉर्मेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनाइन का साइज पेरेंट एटम से बढ़ जाता है। लास्ट पे हमने ये बात की थी कि केटायन का साइज छोटा हो जाता है लेकिन एनाइन का साइज बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। जब एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसका साइज बढ़ जाएगा। और लास्ट पे पॉइंट है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह से मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी तरह नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। लास्ट पे हमारे पास है पॉली एटॉमिक आयंस। नाम से बता रहा है पॉली एटॉमिक, जिसके अंदर ज़्यादा एटम्स हो, मतलब ऐसी स्पीशी जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे आयंस को हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। ऐसे आयंस जिनके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, एक एटम नहीं बल्कि एटम्स का ग्रुप हो, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस हमेशा लेस कॉमन है, मतलब बहुत ही नेचर के अंदर बहुत ही कम पाए जाते हैं। एक अमोनियम आयन है इसकी एग्जांपल, जैसे NH4 पॉजिटिव। देखिए ये एक एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम कहेंगे कैटायनिक पॉली एटॉमिक आयन। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास मिथाइल केटायन की, ये कार्बोकेटायन की एक एग्जांपल है। कार्बोकेटायन कहते हैं अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो। अब ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे भी हम कहेंगे कैटायनिक पॉली एटॉमिक आयन। लेकिन याद रखिएगा कि पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयंस बहुत कम होते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। अबंडेंस कहते हैं, मोर अबंडेंट का मतलब है जो कि नेचर के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस जो है वो काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, कार्बोनेट आयन है। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे क्रोमेट आयंस होते हैं। तो ये एग्जांपल जो है पॉली एटॉमिक आयंस जो है नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। लास्ट पे हमारे पास है मोलेकुलर आयंस। मोलेकुलर आयंस किसे कहते हैं? अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस दौरान मोलेकुलर आयंस बनते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास N2 पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसे हम मोलेकुलर आयन कहते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जब कोई एटम लूज करेगा या गेन करेगा उसे मोलेकुलर आयन कहते हैं। मोलेकुलर आयंस भी 2 तरह के होते हैं, कैटायनिक मोलेकुलर आयंस और एनायनिक मोलेकुलर आयंस। कैटायनिक नाम से बता रहा है ऐसा मोलेकुलर आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा तब ही आता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। अगर कोई मॉलिक्यूल
इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस दौरान जो आयन बनेगा वो कैटायनिक मोलेकुलर आयन होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास एक कैटायनिक मोलेकुलर आयन होगा। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास कैटायनिक मोलेकुलर आयन होगा। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस दौरान एनाइनिक मोलेकुलर आयन बनेगा। जैसे ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसके ऊपर -2 चार्ज आ गया, ये एक एनाइनिक मोलेकुलर आयन होगा। नाइट्रोजन है, इसके ऊपर -2 चार्ज है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, अब पॉली एटॉमिक आयंस और मोलेकुलर आयंस में कितना के डिफरेंस है स्टूडेंट्स। हमारे पास इनको हम मोलेकुलर आयंस को पॉली एटॉमिक आयन कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स हैं, लेकिन पॉली एटॉमिक आयंस जो है वो लाजमी नहीं है कि सारे मोलेकुलर आयंस हों। जैसे हाइड्रॉक्सिल, आपने कभी सुना है कि हाइड्रॉक्सिल किसी मॉलिक्यूल का नाम हो, या फिर सुना हो कि कार्बोनेट किसी मॉलिक्यूल का नाम हो? नहीं, कार्बोनेट किसी मॉलिक्यूल का नाम नहीं होता, हाइड्रॉक्सिल किसी मॉलिक्यूल का नाम नहीं होता। लेकिन नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल का नाम है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसे कैटायनिक मोलेकुलर आयन कहेंगे। जब ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम एनाइनिक मोलेकुलर आयन कहेंगे। इसका मतलब मोलेकुलर आयन को आप पॉली एटॉमिक आयन कह सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि आपके पॉली एटॉमिक आयंस सभी के सभी मोलेकुलर आयन हो, क्योंकि मोलेकुलर आयन के लिए ज़रूरी है कि वो एक मॉलिक्यूल हो। हाइड्रॉक्सिल कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बोनेट कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, मीथेन एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है। तो तब जब मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है उसे हम मोलेकुलर आयन कहते हैं।